time, right? Right, yes. Uh, Kinjal, I think you can start admitting people. Done. Hello, all. Thank you for joining us. We are just getting started. We are setting up we were setting up the live stream, and just in a couple of minutes, we will start this event. Thank you so much for joining us. So, all, thank you for joining. We'll just give a couple of minutes, allow other people to join in, and then we will begin. Hello, all. Thank you for joining. We're just waiting for a few more people to join in, and then we will start. We are also live streaming this event on our Facebook page. ये जो वेबिनार हो रहा है, ये हमारे Facebook पे भी हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं. तो जस्ट इन केस अगर आप किसी और को इनवाइट करना चाहें, या अगर आप यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन के फेसबुक पेज पे जाके आप व्यू कर सकते हैं. हेलो ऑल, गुड इवनिंग. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और 1-2 मिनट के लिए हम लोग वेट करेंगे. कुछ और लोग मुझे लगता है दे वुड बी इन द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग इन. जैसे ही वो ज्वाइन कर लें, हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी हमारे पास कुछ 22 पार्टिसिपेंट्स हैं. थोड़ा सा और वेट करेंगे हम लोग. आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज़ अराउंड अडॉप्शन, जिसे हिंदी में दत्तक ग्रहण बोलते हैं. उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. हमारे साथ जो पैनलिस्ट्स हैं, दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एंड इन दिस फील्ड. सो वन ऑफ देम इज़ एन अडॉप्टिव पेरेंट हरसेल्फ. उनके साथ भी हम बात करेंगे. तो हमारा जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. हम लोग और 1 मिनट के लिए वेट करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे. ओके, आई थिंक अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज का हमारा वेबिनार. तो पहली बात, थैंक यू आपको ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे इवनिंग. नवंबर का महीना, जैसे आप सब जानते होंगे शायद, कि इंटरनेशनल अडॉप्शन मंथ कहलाया जाता है. अडॉप्शन अवेयरनेस मंथ कहलाया जाता है. तो आज 30 नवंबर आखिरी दिन, तो हम लोग इस महीने का आखिरी दिन हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट पीपल, सो वी हैव अ डिस्कशन अराउंड अडॉप्शन. हम लोग अडॉप्शन के बारे में बात कर सकें. इसमें क्या, इसके क्या क्या लीगैलिटीज़ हैं, इसके एक
क्या प्रोसेस होता है अडॉप्शन का, उसके बारे में बात करें। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं एक अडॉप्टिव पेरेंट, जो वो अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अडॉप्शन में, उसके बारे में बात करेंगी। तो अडॉप्शन, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अडॉप्शन इज़ अ वे, एक तरीका है एक बच्चे को एक परिवार देने का। एक ऐसा बच्चा जो कि शायद ऑर्फन हो या अबैंडन्ड हो, या सरेंडर्ड बच्चा, किसी ने बच्चे को मतलब अपने बच्चे को वो खुद नहीं पाल सकते, तो उन्होंने किसी और को सरेंडर कर दिया है, या फिर अब कुछ ऐसे भी बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे को अबैंडन किया जाता है। तो ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड बच्चों को एक फैमिली देने का एक माध्यम है अडॉप्शन। जो ऐसे बच्चे को आप अपने साथ रख के उसको खुद के बच्चे की तरह आप बड़ा कर सकते हैं। तो यूजुअली जो होता है, ये ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चे, इनको किसी सीसीआई या फिर जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होता है या स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी होता है, यहाँ पे सीडब्ल्यूसी, जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, वो उन बच्चों को इधर पे उनके केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे उनको रखा जाता है। और एज अ पर्सन हु इज़ वांटिंग टू अडॉप्ट, जिसको अडॉप्ट करने की जो अडॉप्ट करना चाहता है, कारा जो प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसके थ्रू आप रजिस्टर करके बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि सा या सीसीआई में होते हैं। तो अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं, 2018 में एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक स्टडी किया था, जिसमें कि उन्होंने ये पाया था कि 2018 में कुछ 56,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि सा और सीसीआईज में हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हैं। ऐसे बच्चे जो पोटेंशियली अडॉप्ट हो सकते हैं, जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है, वो ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड बच्चे हैं जो कि सीसीआई में रहते हैं और उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन एक एक आंकड़ा उसमें, ये एक स्टैटिस्टिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें ऑलमोस्ट 85% बच्चे, 85 to 90% of these 56,000 children, they are more than 6 years of age। उससे कम से 0 to 6 के सिर्फ 10% बच्चे होते हैं जो कि सा और सीसीआईज में हैं, जो कि अडॉप्टेबल है, पोटेंशियली अडॉप्टेबल हैं। तो इससे इससे एक चीज ये पता चलती है कि जो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, मोस्टली वो यंग बच्चे अडॉप्ट होते हैं। पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि 0 to 6 years ऑफ एज के बच्चे, जो कम से कम, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 0 to 2 years ऑफ एज के बच्चे, उनको ही अडॉप्ट किया जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनको यूजुअली देखा जाता है कि कोई प्रेफर नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो कि सा और सीसीआई में मोस्टली, वो लोग 18 साल तक वहीं पे रह जाते हैं, उनको कोई अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन एक सवाल पूछने की ज़रूरत ये है कि क्या उन बच्चों को क्या वो एक फैमिली डिजर्व नहीं करते? Is it I mean proper for us to discriminate that way, in a way कि जो ओल्डर बच्चे हैं या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उन्हें हम प्रेफर नहीं करते, whereas हेल्दी बच्चे, यंग बच्चों को हम लोग अडॉप्शन में प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे कि व्हाट आर द सोशल बैरियर्स अराउंड अडॉप्शन। आज भी अगर आप कम्युनिटी में देखें, सोसाइटी में देखें, लोग प्रेफर करते हैं बायोलॉजिकल चाइल्ड, जो कि सही है, लेकिन एक एक बायस है अगेंस्ट अडॉप्टिव चाइल्ड। मतलब वो हमें बहुत बार ये सुनने में मिलता है, वो एड्स में देखते हैं हम लोग कि अरे, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बोलता है, अरे तू तो अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो ये छोटे भाई या बहन को बोलता है तो अडॉप्टेड चाइल्ड है, मतलब तो वो क्या बुरा है? वो बुरा नहीं है। तो कैसे हम लोग एक कम्युनिटी में ऐसा एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बेटर अवेयरनेस कर सकते हैं अराउंड अडॉप्टिव चिल्ड्रन, वो एक मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि डिसरप्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। डिसरप्शन वो होता है कि जब कोई पेरेंट बच्चे को अडॉप्ट करता है, लेकिन 1-2 साल या फिर उससे भी कम पीरियड उसके साथ रहने के बाद पेरेंट ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकता।
तो उसको और उसके बच्चे को फिर वो वापस जाके वो सीसीआई में छोड़ के आते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में छोड़ के आते हैं, तो उसको डिसरप्शन बोला जाता है। व्हाट आर द रीजंस फॉर सच डिसरप्शंस, और उस डिसरप्शंस को कैसे कम किया जाए? डिसरप्शन होना ही नहीं चाहिए कि इन व्हाट वेज कैन पेरेंट्स बी सपोर्टेड, पेरेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट किया, अडॉप्टिव पेरेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए ताकि डिसरप्शन के केसेस कम हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फाइनली इलीगल अडॉप्शन, मतलब अगर आप कारा के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो फिर शायद पिछले साल कुछ 3,500 बच्चे सिर्फ अडॉप्ट हुए थे, वेर एज हम लोग सुनते रहते हैं, वी कीप हियरिंग अबाउट केसेस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इलीगल अडॉप्शंस, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए? तो ये एक बेसिकली आज का, आई मीन दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस। आज चर्चा हमारी इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगी। So I would like to begin with introducing myself and the panelists. मेरा नाम सत्यजीत है। सत्यजीत, मैं CSA कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन के साथ काम करता हूँ, और मैं CSA में एडवोकेसी का काम देखता हूँ। हमारे साथ आज पैनल में गंधा है, गंधा गुरव, परम आनंद एंड लूसी मैथ्यूज। गंधा जो है, शी इज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट स्पीड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। शी इज बेस्ड इन पुणे, वो पुणे की रहने वाली हैं, लेकिन वो ओरिजिनली गोवा से बिलोंग करती हैं। Gandha has two daughters. The older daughter is 13 years old and the younger daughter is 5 years old. और she is an adoptive parent. गंधा ने अपनी छोटी बेटी को अडॉप्ट किया है, तो वो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आज हमारे साथ बात करने वाली हैं। परम आनंद is the district child protection officer of Pune. परम जी हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के काम में पिछले 10 साल से कर रहे हैं इस फील्ड में काम, और इसके पुणे से पहले वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर थे, रह चुके हैं, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आंगन ट्रस्ट, उसके साथ भी काम किया है इन द फील्ड ऑफ अडॉप्शन, सॉरी इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन। और तीसरी जो हमारे साथ हैं वो लूसी हैं, लूसी मैथ्यूज। लूसी इज माय कॉलीग एट कैस्लर कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन। लूसी हैज़ बीन विद द ऑर्गेनाइजेशन CSA के साथ। लूसी पिछले 12 या 15 साल, बहुत साल हो गए हैं, तो हैं लूसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड लूसी इज अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ अडॉप्शन, वी कैन से। शी हैज़ उन्होंने एडवाइस किया है इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पेरेंट्स को, अडॉप्शन के ऊपर एडवाइस किया है। उन्होंने शी हैज़ हेल्ड मेनी वर्कशॉप्स, उन्होंने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए हैं विद प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके साथ वर्कशॉप्स किए हैं, उनको काउंसलिंग किया है। तो लूसी जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लूसी इज़ द एक्सपर्ट ऑफ अडॉप्शन इन अ वे, यू कैन से। एट प्रेजेंट लूसी लुक्स आफ्टर, लूसी हमारे पुणे लोकेशन को मैनेज करती हैं, और क्लोज टू 20 CCIs लूसी ओवरसी करती हैं, CCI के काम को लूसी ओवरसी करती हैं। तो इसी के साथ ही आई वुड लाइक टू बिगिन टुडेज सेशन। तो सेशन में हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले हम लोग एक वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जो है आपको अडॉप्शन के प्रोसेस, इंडिया में कारा के थ्रू जो अडॉप्शन होता है उसके पूरे प्रोसेस के बारे में आपको एक ओवरव्यू देगा। तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको जो टेक्निकल प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द पैनलिस्ट्स। आपको कभी भी कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। आफ्टर द डिस्कशन हम लोग ये सवाल लेंगे, पैनलिस्ट विल अटेम्प्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, आई विल नाउ स्टार्ट द वीडियो। दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या एक जोड़े को कानूनी रूप से एक बच्चे के माता पिता के अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या आप गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं? आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं।
हम आपको पात्रता प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे और प्रक्रिया के बारे में मिठाकों का भी पर्दाफाश करेंगे। यदि आप एक अकेली महिला हैं, तो आप दोनों लिंगों के बच्चों को गोद ले सकती हैं। यदि आप एक एकल पुरुष हैं, तो आप एक बालिका को गोद नहीं ले सकते। यदि आप एक दंपत्ति हैं, तो आपको बच्चा गोद लेने के लिए 2 साल से अधिक समय तक विवाहित होना चाहिए। 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एकल भावी माता या पिता की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति की संयुक्त आयु 90 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 से 8 साल के बच्चे के लिए एकल भावी माता या पिता की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। युगल की संयुक्त आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए एकल भावी माता या पिता की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति की संयुक्त आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको कारा वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। मैं 2 साल से कम उम्र के बच्चे को ही गोद लूंगी। 218 के आंकड़ों के अनुसार गोद लेने के लिए कुल उपलब्ध बच्चे में से केवल 1 में से 5 बच्चे 0 से 2 के आयु के वर्ग में आते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अपनाते हुए देखते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ भी यही हो। उनके पास पिछले अनुभव है जो हमें उन्हें बेहतर समझने में मदद करते हैं। आपको आवश्यक दस्तावेजों को 30 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा। आपको अपने पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण, विवाह प्रमाण और चिकित्सा प्रमाण पत्र के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आपको एक पंजीकरण संख्या SMS या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी। आपको एक पास की SAA स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी स्थित करनी होगी। घर का अध्ययन पास स्थित SAA द्वारा किया जाता है और परिणाम कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। गृह अध्ययन के सफल समापन पर आपको प्रतीक्षा सूची संख्या मिल जाएगी और यह वरिष्ठता के अनुसार चलती रहेगी। वरिष्ठता का नियमित जांच करते रहे। आपके वरिष्ठता और पात्रता के अनुसार आपको कानूनी रूप से मुक्त 3 बच्चों के प्रोफाइल दिखाए जाएंगे। गोद लिया बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा। एक बच्चा जो किसी संस्था में बड़ा हुआ है वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। ऐसे कारणों के वजह से एक बच्चे को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे एक प्यार भरे वातावरण में लाए जाने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। यदि आप बच्चों में से किसी एक को गोद लेना चाहते हैं तो आपको 48 घंटों के भीतर एक बच्चे को आरक्षित करना होगा। यदि बच्चा परेशान पृष्ठभूमि से आता है, वह जीवन में दोषापूर्ण तरीकों का सहारा लेगा। व्यक्तित्व और दृष्टिकोण मनुष्य के लक्षण हैं। एक बच्चा उस तरह व्यवहार करेगा जैसे उसके माता पिता उसे सिखाते हैं। SAA और दत्तक ग्रहण समिति मिलान की प्रक्रिया का संचालन करेगी। दत्तक एजेंसी द्वारा मूल कल्याण 20 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। बच्चे को पूर्व गोदाना पालक देखभाल के लिए लिया जाता है। SAA द्वारा स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर अदालत में याचिका दायर करना है। दायर करने के 60 दिनों के भीतर अदालत का आदेश जारी किया जाएगा। SAA द्वारा जन्म प्रमाण पत्र 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद SAA द्वारा 2 वर्षों के लिए आपकी कार्रवाई होगी। मैं बच्चे को कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने उसे गोद लिया है। गोद लेना एक पवित्र विकल्प है। गुप्त रखने कोई अपराध नहीं है। अपने बंधन को इतनी शक्ति दे कि आपको उसे छुपाने की जरूरत ही ना पड़े। गोद लेने के लिए औसत समय 1.5 से 2 वर्ष है, जिसमें अधिक समय ऑनलाइन रेफरल के इंतजार में बीत जाता है। हालांकि यह प्रतीक्षा अवधि कम की जा सकती है।
आप विशेष आवश्यकताओं की श्रेणी से बच्चों का चयन कर सकते हैं। उसमें से कई बच्चों के केवल छोटे शारीरिक विकृति या बीमारियां हो सकती है। आप प्रतीक्षा आबादी के लिए भाई बहन की श्रेणी में से जुड़वा बच्चे या बड़े बच्चों को भी चुन सकते हैं। तत्काल प्लेसमेंट हर शुक्रवार को उपलब्ध होता है, जिसमें प्रत्यक्ष मिलान हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने गोद लेने के चारों और आपके संदेह को स्पष्ट करने में मदद की है। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपके कुछ सवाल जो हैं वो उसमें आपको उसके जवाब मिले होंगे। अगर नहीं तो ऑफ कोर्स आप अपने हमारे चैट बॉक्स पे आप सवाल रख सकते हैं और हमारे पैनलिस्ट हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली मैं इनवाइट करना चाहूँगा गंधा को। गंधा, अगर आप हमें आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है आपकी बेटी अडॉप्ट करने में, आई बिलीव वो 2015 के पहले आपने अडॉप्ट किया था, और वो प्रोसेस कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और ये पिछले 5 साल कैसे गुजरे हैं आपके अपने बेटी के साथ, आप अगर उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं तो विल बी वेरी हैप्पी। या राइट। नमस्ते। मेरा नाम गंधा गुरव है। तो मैं गोवा से हूँ और मैं पूना में रह रही हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मधुरा और मनस्वी। तो हमारी छोटी बेटी मनस्वी को हमने अडॉप्ट किया है। तो बेसिकली ये डिसीजन मतलब जॉइंट डिसीजन था। तो मेरे हस्बैंड का डिसीजन था दैट विल गो फॉर अडॉप्शन। और मेरी बड़ी बेटी का इसमें बहुत बड़ा साथ है। मतलब वो 7-8 साल की थी, पर उसको बहुत मतलब उसको एक सिबलिंग चाहिए था घर में, उसको उसका भाई या बहन कोई तो। क्योंकि वो आजू-बाजू देखती थी सबके घर में बच्चे हैं, 2-2 जन हैं, तो उसको भी कोई तो खेलने के लिए चाहिए था। तो तब से वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मेरे हस्बैंड का ये डिसाइडेड था कि वी विल गो फॉर अडॉप्शन ओनली। तो तो हमें फिर किसी फ्रेंड के थ्रू हमें सीएसए के बारे में पता चला। ल्यूसी मैथ्यू ने हमें इसमें बहुत-बहुत गाइडेंस दिया है। तो क्योंकि शुरुआत में जब हमने ये पूना के जो अडॉप्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पे जैसे सोफोश या एक कोरेगांव पार्क में था। तो हमने वहाँ पे जब कॉन्टैक्ट किया तो बहुत ही डिस्करेजिंग फ़ील हुआ, क्योंकि इतना बड़ा क्यू था और हमें बोला कि 2 साल तक उन लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेंगे। लाइक वी डिडन्ट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कि इच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो कैसे ये करें। तो जब ल्यूसी मैडम को मिले तो तब उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, तब पता चला सीएसए के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। एंड हम लोग रेडी थे कि थोड़ा-सा पुणे के बाहर में या आउटस्कर्ट्स या रूरल एरियाज़ में, तो जहाँ पे बच्चे हैं, तो ऐसे हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि कहाँ-कहाँ बच्चे अवेलेबल है, कौन से एरिया में हम जाना चाहेंगे ऐसे। तो हम लोग काफ़ी जगह पे देखे, मतलब एक बेटी चाहिए वो हमें हमारा पक्का हो गया था। तो कि बड़ी वाली भी बेटी है और दूसरी भी मुझे बेटी ही चाहिए थी। तो वो हमने डिसाइड किया। एज ग्रुप हमारा है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी 8 साल की थी, तो हमारा मुझे ऐसे लग रहा था कि 3 इयर्स तक हम देख सकते हैं। पर वापस मेरी बेटी का डिसीजन था कि उसको एकदम छोटा बेबी चाहिए था। तो जब हम लोग नांदेड़ गए, मतलब हमने अडॉप्शन नांदेड़ से किया है। तो वहाँ पे वो एकदम 1 मंथ की ही थी हमारी, मतलब जो डिसाइड भी नहीं किया था मैंने, मतलब जब मैं गई थी तो डिसाइडेड भी नहीं था कि इतनी छोटी बेबी को मैं लेके आऊँगी। तो मैंने उसको, मतलब मैं फ्रैंकली, बड़ी बेटी मेरी 7 साल 8 साल की थी, तो मैं भूल गई थी कि कैसे छोटे बच्चों को हैंडल भी करना है। तो पर वहाँ से जब हम लोग निकले तो मेरी बेटी का पक्का हो गया था कि 1 मंथ की ही बेबी को लेके आना है। तो
वैसे हमारा डिसीजन फिक्स था। तो हम तीनों क्योंकि मेरे सास-ससुर, मम्मी-पापा वगैरह गोवा में रहते हैं, तो हम तीनों का पक्का था, लाइक जो घर के मेंबर्स थे, फिक्स मेंबर्स, हम तीनों का पक्का था कि हमें बेबी चाहिए घर में। तो थोड़ा-सा डर लग रहा था कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, कि क्योंकि ऑलरेडी जब हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो 100 तरह के लोग 100 तरह की बातें बताते हैं कि ऑलरेडी एक बेटी तुम्हारी है, तो दूसरी है, तो तुम कैसे दोनों में मतलब डिफरेंस हो जाएगा, दोनों में तुम खुद तुम्हारा खून नहीं है, तो तुम खुद कैसे एक्सेप्ट करोगी वगैरह-वगैरह। तो बहुत तरह की बहुत ऐसे क्या बोलूँगी मैं, एडवाइसेज़ आते गए, पर उसका मुझे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, ये मेरे दिमाग में भी आया था और डर भी लग रहा था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। पर हम तीनों को विश्वास था कि हम कर पाएँगे। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगी कि जिस दिन हम लोग गए वहाँ पे और जिस दिन बेबी को गाड़ी में से लेके आ रहे थे, उस दिन से वो कभी फीलिंग ही नहीं हुआ कि वो हमारी नहीं है, कि वो अडॉप्टेड है। जब बाय द टाइम हम उसको लेके आए हैं, वो 6 मंथ्स की हो गई थी, क्योंकि थोड़े जो फॉर्मेल, क्योंकि नांदेड़ काफ़ी दूर था, तो थोड़ी हमारी भी गलती थी, दोनों जॉब कर रहे थे, बेटी थी, बेटी का स्कूल, वो सब मैनेज करते-करते फिर 4-5 महीने का गैप हो गया था। तो जब वो 6 मंथ्स की थी, हम उसको लेके आ गए थे घर। पर हम लोग वन डे पहले गए, तो वो हमें लगा कि एक दिन उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि उसको भी आदत हो जाएगी हमारी। और हम लोग ऐसे पूना से नांदेड़ ट्रैवल करके गए, हम लोग जल्दी निकले और अराउंड 3:34 पहुँचे उधर। पर वो बिल्कुल हमारे पास नहीं आई, वो पूरा उसके उधर जो अज्जी वगैरह थे, जो उसकी केयर ले रहे थे, तो वो बहुत अटैच थी उनके पास। तो वो हमारे पास आई नहीं, मतलब जितने भी फ़ोटोज़ हमने वहाँ पे लिए, वो सब में रो रही है, हमारे पास भी नहीं आई। पर फिर भी हम लोग उधर बैठ के खेले और वो सब हम लोग पूरा 2-3 घंटा उधर स्पेंड किए। और नेक्स्ट डे फिर हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे हम लेके जाने वाले थे। पर जैसे मैंने उसको सब फ़ॉर्मेलिटीज़ खत्म हो गए और जब मैंने उसको पकड़ के हम लोग गाड़ी में बैठे, वो मुझे लगता है बस गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट टोटल थोड़ा-सा रोई होगी और उसके बाद कुछ नहीं, मतलब शी वाज़ टोटली आवर्स, मतलब वो बिल्कुल लगा ही नहीं कि हमारी नहीं है, मतलब इतना ईज़ी था ये प्रोसेस, मतलब अ, पता नहीं क्यों ऐसे डर वगैरह कुछ सब कुछ गायब हो गया। दैट इज़ वेरी गुड टू नो। ऐसे हुआ। बहुत ही आई मीन सच एन इमोशनल प्रोसेस, राइट? मतलब ये आपके बात से ही अभी भी पता चलता है। लूसी, आपने बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स फैसिलिटेट किए हैं और गंधा या जैसे अभी बात कर रही थी कि मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं फैमिली से या फिर नेबर से, सराउंडिंग से, कि तो आपको आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कैसे सवाल पूछते हैं आपको लोग, और आपका उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? आप उन्हें कैसे बताती हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं ये सवाल, इन सवालों को? जी, सती जी। तो इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लैरिफ़ाई कर दूँगी कि जिस तरह का गंधा का एक्सपीरियंस रहा है, वो प्रोसेस अब नहीं फ़ॉलो हो रहा है। वो जो एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 जो आया है, उसके पहले का प्रोसेस था, जहाँ पे पेरेंट्स को एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वो पेरेंट्स खुद अडॉप्शन एजेंसी में विज़िट करके बेबी देख सकते थे। लेकिन अभी उस तरह से बेबी मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर है उनके मन में अलग तरीके का कुछ सेटअप बन गया होगा गंधा के एक्सपीरियंस सुन के। तो वो जैसे अभी हमने वीडियो में देखा उस तरह से प्रोसेस चलता है। ये सही बात है कि के बाद हमने कई सारे एडॉप्शन स्टेक होल्डर्स के वर्कशॉप्स अरेंज किए और उनको कंडक्ट भी किए। इनफैक्ट सीएसए का जो जर्नी रहा है, वो भी एडॉप्शन के एक्सपीरियंस से ही रहा है और सीएसए का गठन भी इसी खूबसूरत जर्नी के साथ हुआ है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, सीएसए एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन बढ़ते गया, तब ये समझ में आया कि सभी बच्चों को
एडॉप्शन में जाने का अवसर नहीं मिलता है। और तभी से फिर हमने ये सोचना शुरू किया कि कैसे इस एडॉप्शन की प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी फैमिली कैसे मिल पाएगी। और ये जब हमने इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू किया, तब ध्यान में ये आया कि जो बच्चे अर्बन एरिया में हैं, जो अर्बन एरिया की स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में स्थित है, वहाँ पे तो उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। वहाँ पे तो काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं और बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से एडॉप्शन उनका हो पा रहा है। लेकिन जो रूरल एरिया में बच्चे हैं, वहाँ पे क्योंकि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका कहीं ना कहीं लिमिटेशन था, या फिर पेरेंट्स का विलिंगनेस नहीं था रूरल एरिया में जाके बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। वो एक बहुत बड़ा गैप था जिसको ब्रिज करने का काम CSN ने शुरू किया। वहाँ के चाइल्ड केयर स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना शुरू किया और फिर उसमें हमें ये पता चला कि डे टू डे एसेंशियल्स के साथ ही केयर गिवर का मोटिवेशन भी अच्छा होना ज़रूरी है, तभी बच्चे हेल्दी होंगे, अच्छी तरह से उनका रख रखाव होगा तो वो अडॉप्शन के लिए भी जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड हमने पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप अरेंज करना शुरू किया, जहाँ पे पेरेंट्स की जो भी दिक्कतें थी या पेरेंट्स के मन में जो भी सवाल आते थे उनको एड्रेस करने का कोशिश किया। तो जो भी कि और जितने भी अभी तक वर्कशॉप्स हुए हैं, बहुत कॉमन सवाल यही होते हैं कि हमको छोटा बेबी ही चाहिए, हमको न्यू बॉर्न बेबी ही चाहिए। ये सवाल हमेशा ही हर एक पेरेंट्स के मन में आता रहता है। और जिस तरह से मैं हमेशा डिस्कशन करती हूँ कई सारी पेरेंट्स के साथ में, मैंने इन बातों पे उनको ध्यान देने के लिए भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि केवल छोटा बच्चा होगा तो ही वो फैमिली में अच्छी तरह से मिक्स होगा, जेल होगा, और तभी वो आपकी फैमिली में जुड़ पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो बड़े बच्चे हैं उनको भी फैमिली की उतनी ही ज़रूरत है। आप समझ सकते हो कि आपको और हमको भी आज भी फैमिली की उतनी ही ज़रूरत है, हमारे पेरेंट्स की उतनी ही ज़रूरत है। तो बड़े बच्चे होना मतलब उनको पेरेंट्स का ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिसको पेरेंट्स की ज़रूरत है, जो एक बड़ा बच्चा, आप इमेजिन कीजिए कि सपोज एक 5 या 6 साल बच्चा है जो एडॉप्शन एजेंसी में है, वो देख पा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, या फिर हम मान लें कि 0 to 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, वो उनको कोई जोड़े आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं और घर लेके जा रहे हैं। पर जो बड़े बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो जाता है उनके मन में कि हमारे लिए भी कोई आने वाला है और हमारे लिए भी कोई हमको भी घर लेके जाने वाला है। और जब वो उनके सामने वो फिगर आ जाती है कि हाँ, ये पेरेंट्स हैं जो मेरे हैं और ये मुझे फैमिली देने वाले हैं, तब फिर जो वो उनके मन में जो इतने दिनों भरा हुआ जो प्यार है या जो फीलिंग्स है, वो अपने आप हेल्प करती है उस कपल के साथ जेल होने में, उस कपल के साथ जुड़ने में। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़े बच्चे हैं तो फैमिली में एडजस्ट नहीं करेंगे या वहाँ पर मैच नहीं होंगे या वो हमको स्वीकारेंगे नहीं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो मन में आती रहती है पेरेंट्स की, उनको आप एक साइड रखकर ये सोचिए कि आप कितने रेडी है उस बच्चे को अपनाने के लिए। अगर आप 100% रेडी है तो फिर आगे कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा ही पेरेंट्स बात करते हैं कि हमारा तो ठीक है, हम तो हमारा डिसीजन बना चुके हैं, लेकिन जो हमारे मेंबर्स है, जो हमारे बड़े हैं घर में, उनको ये नहीं समझ आएगा कि हम कैसे एक अननोन बच्चे को घर में लाए और हम उसको पेरेंटिंग कैसे दें। तो हमको उनको ये नहीं बताना है कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चा, हमको उनसे ये छुपाना है और इस कारण की वजह से हमको छोटा बच्चा चाहिए। तो ये बात भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बच्चे के लिए भी जिस तरह से आपके लिए एक पेरेंट्स के लिए एक प्रोसेस डिज़ाइन किया गया है JJ एक्ट थ्रू एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 के अंतर्गत, उसी तरह बच्चे के लिए भी एडॉप्शन में प्लेस किए जाने के लिए एक प्रोसेस ऑलरेडी डिज़ाइंड है, जिसमें बाल कल्याण समिति जो उस रिस्पेक्टिव जिले के लिए होती है, वो उस बच्चे को एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करती है
और ये जो प्रोसेस है ये बाकायदा 60 डेज का प्रोसेस होता है और इस 60 डेज कंप्लीशन के बाद ही वो बच्चे को लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन घोषित किया जाता है। तो जब तक इस तरह से बच्चा घोषित नहीं होगा वो कारा की जो अवेलेबल बच्चे हैं एडॉप्शन के लिए वहाँ पर नहीं आएंगे और पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बहुत न्यूबॉर्न बच्चा नहीं मिले। तो उससे अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स को खुलकर अपने डिसीजन के बारे में बता दीजिए, उनसे बात कीजिए। हो सकता है 2-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए वो नाराज़ हो जाएँगे या फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे या कुछ घर में अनबन रहेगी। पर आप अगर लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए एक सही डिसीजन साबित होगा, जो फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको आप पहले से अवॉइड कर पाओगे। थैंक यू लूसी, थैंक यू। तो अगला सवाल मेरा परम आनंद से होगा। परम जी, परम जी, आप क्योंकि आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप पुणे के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और आप कारा के प्लेटफॉर्म, केयरिंग्स प्लेटफॉर्म से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल है कि स्टैटिस्टिक्स कैसा दिखता है, मतलब आज के तारीख में कारा के प्लेटफॉर्म पे कितने बच्चे हैं अवेलेबल फॉर अडॉप्शन और उनका एज ग्रुप क्या है, और दूसरी चीज़ उनके आगे कितने पेरेंट्स रजिस्टर्ड हैं जो कि वेट कर रहे हैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। पहला सवाल वो है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो जैसे अभी लूसी ने बताया और गंधा ने बताया कि ये पेरेंट्स बच्चों को, मतलब कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं पेरेंट्स के। तो आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं या फिर आप जब इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं और आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, डील करते हैं? ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली जो पहला जो सवाल है अभी का आपने जो बताया, बहुत सारे अभी मैं अडॉप्शन में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अडॉप्शन कमेटी में भी रहता हूँ, सीडब्ल्यूसी के साथ भी काम करता हूँ, या जो भी अडॉप्शन एजेंसी है उनके साथ डे टू डे जुड़ा हूँ। अभी का जो इंडिया का अगर हम देखेंगे, बात करेंगे इंडिया का, तो तकरीबन 27,000 पेरेंट्स रजिस्टर्ड है जो ऑफिशियल पोर्टल में जो अडॉप्शन के लिए वेटिंग कर रहे हैं। और अभी जो कारा का जो स्टैटिस्टिक बता रहा है कि तकरीबन 1,000 बच्चे अपने पास हैं। मतलब अभी का जो अगर अडॉप्शन की प्रोसेस में अगर देखेंगे तो कम से कम 3 साल का तो वेटिंग पीरियड अभी जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी अगर वेटिंग पीरियड है तो भी हमें लीगली अडॉप्शन करना चाहिए, क्योंकि लीगल अडॉप्शन करने में बहुत सारे फायदे हैं। फायदे इन द सेंस आगे ऐसा है कि एक तो बच्चा हमें सेफ कस्टडी से मिलेगा। दूसरा कि अगर बच्चों को आगे जाके नाम देना है या स्कूल में दाखिला करना है या आगे जाके उसका रिहैबिलिटेशन प्लान करना है या उसका जो भी प्रॉपर्टी में नाम दर्ज करना है या आगे का जो भी टोटली रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, उसमें कहीं भी लीगली अडॉप्शन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन बाय प्रोसीजर ये अडॉप्शन का प्रोसेस होता है। अभी का कैसा है कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स के बच्चे कम है या पेरेंट्स का वेटिंग ज्यादा है, इसमें हमारी सोसाइटी का ही एक मेजर प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें अडॉप्शन के बारे में बहुत सारे मिथ्स है जिसके वजह से हम अडॉप्शन की तरफ नहीं जाते। दूसरी बात ऐसा है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अभी हमारे पास क्या होता है कि एक तो रिलेटिव अडॉप्शन में ज्यादा प्रेफर करते हैं, मेरे चाचा का लड़का है या भाई का लड़का है या दीदी का लड़का है, इसे गोद ले लो। और ये हमा के अंतर्गत, मतलब हिंदू मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है उसके अंतर्गत वो प्रोसेस करते हैं। लेकिन 2017 के बाद जो भी अडॉप्शन का रेगुलेशन एक्ट आया है, जो पहले का गाइडलाइन था, कारा गाइडलाइन के तहत किया जाता था, लेकिन अभी कारा रेगुलेशन बना है। तो रेगुलेशन में बहुत सारी चीजें आई है जिसके वजह से अडॉप्शन प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ है, जिसके वजह से एक प्रॉपर अडॉप्शन प्रोसेस करने पर कोई दिक्कत नहीं है और सभी को एक टाइमलाइन दी है। जैसे कि हमने अभी वीडियो में देखा कि 60 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर बच्चों को रिजर्व करना है या सीडब्ल्यूसी के बाद 60 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। ये जो भी है ये बाय ट्रांसपेरेंट है। और दूसरी बात ऐसा है कि पहले
जो 3 बच्चे दिखाए जाते थे ऑनलाइन पोर्टल में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ही बच्चा दिखाएंगे पहले। अगर आपको लगता है कि बच्चे में प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको कुछ मत करो, रिजर्व भी मत करो या उसका कुछ मत करो, सिर्फ छोड़ दो ऐसे देख के। तो ऑटोमेटिकली वो 48 घंटे के बाद रेफरल से निकल जाएगा, फिर 60 दिन में, 2 महीने में फिर से नेक्स्ट रेफरल मिलेगा। तो ऐसे अगर करेंगे तो उनका जो भी दिक्कत है पेरेंट्स का वो कम हो जाएगा। अगर समझो मैंने उस बच्चे को रिजर्व किया 48 घंटे के लिए वेटिंग पीरियड, इसलिए मैं बहुत इमरजेंसी में रिजर्व किया और बाद में पता चला कि बच्चे का हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो मैं बाद में रिजेक्ट करता हूँ, तो मैं सीधे बॉटम लाइन में चला जाता हूँ। तो अगर मुझे इतना ही कहना है कि लीगली एडॉप्शन करना है तो थोड़ा-सा सही समय ले लो, प्रॉपर डिसीजन ले लो और एडॉप्शन प्रोसेस लीगली किया तो बेटर रहेगा अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी, ताकि बच्चों को कोई बाद में गाली, मैं गाली ये वर्ड जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एडॉप्शन हमारे समाज में गाली जैसा यूज़ किया जाता है बहुत जगह पे, क्योंकि एडॉप्शन हमारे समाज में मान्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी मुझे लगता है कि जो अवेयरनेस हो रहा है, सोसाइटी में अवेयरनेस हो रहा है, ये बहुत सारे लोग अभी बायोलॉजिकल चाइल्ड के बजाय अडॉप्शन के लिए प्रेफर कर रहे हैं। जो भी एजुकेटेड कम्युनिटीज है, जो भी बॉम्बे, पुणे या आईटी सिटी में या जो भी डेवलप सिटीज है, वहाँ पे अडॉप्शन में ज़्यादा प्रेफर हो रहा है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लीगली जो भी बच्चे वहाँ पे आना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मैल प्रैक्टिस होने की भी संभावना है। मुझे मेरा एक ही सोसाइटी से अपील है या जो भी पेरेंट्स से अपील कर रहा हूँ कि आप जो भी मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं या बीच में कोई देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से बच्चा गोद ना ले। क्योंकि कल का ये एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ हमने नागपुर में डीसीपीओ ने कार्रवाई की, 3-3 लाख में बच्चा बेचा। ये न्यूज़ है, ये बहुत बड़ा रैकेट उन्होंने वहाँ पे नागपुर में पर्दाफाश हुआ है। तो जिनको लगता है कि मुझे बच्चा चाहिए, तुरंत चाहिए और ऐसे मैल प्रैक्टिस में फँस जाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। जेजे एक्ट में बताया गया है कि सेक्शन 80 के तहत इल्लीगली अगर एडॉप्शन करते हैं तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि जो भी करना है, ठीक है, थोड़ा-सा वेटिंग पीरियड है, पेशेंस हमें भी अगर एक सोचेंगे, हमारा बायोलॉजिकल बच्चा भी चाहिए, कम से कम 1 साल तो वेट करना है हमें। कंसीव होने से लेके 1 साल तक बच्चा जब डिलीवरी होता है तब तक तो 1 साल तो हम ऐसे भी वेट करते हैं बायोलॉजिकल चाइल्ड में। तो यहाँ पे 2 साल और वेट करने में क्या दिक्कत है? तो हमें तो उस पेरेंट्स का जो फीलिंग आना चाहिए वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरी जो पेरेंटिंग की जो भूमिका है, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और बच्चे के लिए जो मेरा प्यार है, वैसे ही बढ़े रहेगा। अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए चाइल्ड के लिए 1 साल रुक सकता हूँ, तो अडॉप्टिव के लिए 2 साल भी हम रुक सकते हैं। और इससे इसकी वजह से अपनी जो मैच्योरिटी है बच्चों के लिए, वो अच्छी तरह बढ़ेगी। और जो लीगल प्रोसेस की अगर हम बात करें, अभी का जो प्रोसेस है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि अभी कोई पेरेंट्स एडॉप्शन के लिए रिजर्व करता है, तो मतलब अपना जो भी डिटेल्स फिलअप करने के बाद उसका वेटिंग चालू होता है। जो भी बच्चा अभी ऐसा है कि कोई भी स्टेट का बच्चा मिलता है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का ही मिला या मेरे घर के बाजू का मिला है, ऐसा कोई नहीं है। तो कहीं का भी बच्चा हम ले सकते हैं और कहीं का भी हम आप दूसरा जो एज क्राइटेरिया जैसे अभी का जो वीडियो हमने देखा, उसमें एज क्राइटेरिया आई थिंक एक सॉरी, होम विजिट का फीस कितना लेना है, होम विजिट का फीस कितना लेना है, उसके बाद एडॉप्शन प्रोसेस में कितना फीस लगेगा, या इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट है। और उसमें अभी जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और एडॉप्शन कमेटी का जो मीटिंग होता है, उसमें भी हम बच्चों का जो एडॉप्शन देते हैं उस पेरेंट्स का मोटिव भी हम बहुत जगह देखते हैं। जैसे लूसी मैडम ने अभी बताया कि बच्चे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे 1 साल का ही बच्चा चाहिए, 2 साल का ही चाहिए। तो उनका जो है बच्चे के लिए मोटिव कैसा है। अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मुझे लड़की हुई है, मुझे लड़का चाहिए, मेरे प्रॉपर्टी के लिए वारिस चाहिए, इसलिए मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ।
तो ये गलत है। या मेरे रिलेटिव को चाहिए बच्चा, इसलिए मैं गोद ले रहा हूँ, या मुझे आगे जाके बुढ़ापे में सहारा देने वाला इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो ऐसा आपको जब ऐसे सवाल आते हैं अडॉप्शन कमिटी में, तो क्या आप वैसे एप्लीकेशंस रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्ट करते हैं सर, क्योंकि उनका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब हम अडॉप्शन में एक कंटिन्यू एक सवाल पूछते हैं कि आप बच्चे को बताएँगे कि आप अडॉप्शन करके लाए हो? राइट। तो सीधा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको नहीं लगता है कि उनको बताना चाहिए। तो क्यों नहीं बताना चाहिए? आखिर वो हमारा बच्चा है, हम लीगली लेके आए, हमारा बच्चा होगा, हम क्यों बताएँ उसको अडॉप्टेड है? ऐसा उनका कहना है। तो उनका ग्रुप काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेशन बताते हैं, जो भी अडॉप्शन का प्रोसेस है उसके बारे में पूरा बताते हैं, और उसके साथ हम रूट सर्च के बारे में भी बात करते हैं उनके साथ। हुँ। रूट सर्च मतलब कैसा है कि अगर बच्चा अभी गोद लिया है, 2 साल का हो या 1 महीने का हो, 6 महीने का हो या 2 कितने साल का भी। अगर बच्चा लेने के बाद अगर उसको 18 साल या 20 साल होने के बाद उसको लगता है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है? उसको मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे मिलना है, तो उसका वो अधिकार है। बच्चे का अधिकार से हम उसे वंचित नहीं कर सकते। तो उसके रूट सर्च के बारे में भी हमें उनको जानकारी देना उचित लगता है। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस है, और इसमें भी अगर पेरेंट्स का कुछ हेल्थ इश्यू है, या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है जो रिकवरेबल नहीं है, तो हम राइट। उसमें भी रिजेक्ट करते हैं। कभी-कभी पेरेंट्स का जो मोटिव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, लेकिन राइट। उनको लगता है कि हम कवर कर सकते हैं। ऐसे भी अगर देखेंगे तो हम दे देते हैं। लेकिन राइट। बहुत सारे फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सोशली स्ट्रांग है, लेकिन मोटिव अच्छा नहीं है, तो हम उसको राइट। रिजेक्ट राइट। भी कर देते हैं। सो तो बेसिकली आप मोटिव देखते हैं, अगर मोटिव अगर सही डायरेक्शन में है तो फिर हाँ, आप आगे प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज़ आप हाँ। रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट क्यों किया, ये भी हम उन्हें बता देते हैं। राइट, 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 श्योर। हुँ। तो जैसे कि परम जी, आपने ड्यूरिंग आई मीन एट द एंड ऑफ योर दिस थिंग आपने जो बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हेजिटेंट होते हैं, जो कि संकोच करते हैं कि या फिर चाहते नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को बताएं कि वो अडॉप्टेड हैं। तो मेरा सवाल गंधा से होगा। गंधा, इफ आई कैन आस्क यू, अगर आप कंफर्टेबल हैं और अगर आप हुँ। बोल शेयर करना चाहती हैं, तो आई मीन हाउ डू यू प्लान, आप कैसे प्लान करती हैं अपनी बेटी को ये बताने के बारे में कि वो अडॉप्टेड हैं, और इसके प्रोसेस के बारे में आपने कुछ सोचा है? इफ यू कैन जस्ट हाँ। शेयर। या तो इसके बारे में भी मैंने ल्यूसी मैम के साथ डिस्कस किया था कि मुझे थोड़ा मतलब टेंशन आया था कि हम जो कर रहे हैं, मतलब भले जैसे परम जी ने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं बताना होता है बच्चों को कि वो अडॉप्टेड है। तो पर ऐसा भी होता है कि हम नहीं बताएँगे तो कहीं और से उनको पता चल जाता है। तो फिर उनके लिए वो बहुत मतलब वो कोलैप्स हो जाते हैं वो सुन के। तो मैंने ऐसा एग्ज़ाम्पल भी देखा है एक मेरे और एक फ्रेंड के साथ। इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग बताएँगे। तो अभी वो 5 साल की है, एंड मैंने उसको बताया है कि वो अडॉप्टेड है। तो पहले मैंने मतलब कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज़ के माध्यम से बताया। जैसे कृष्णा की स्टोरी और बाकी जो मतलब ऐसे शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज अडॉप्शन रिलेटेड, व्हेन यू अडॉप्ट अ पेट भी ऐसे। तो पर पहले मैंने उसको बताया कि भगवान ने दिया है, तो मधुरा मतलब बड़ी बेटी मम्मा के टमी से आई है और दूसरी वाली भगवान ने दिया है, ऐसे बताया। तो अभी वो 6 साल की हो जाएगी ये दिसंबर में। तो अभी उसको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। उसको पता है कि भगवान बात नहीं करते, भगवान दे नहीं सकते ऐसे, भगवान ने कैसे दिया करके उसने मुझे पूछा। तो मैंने बोला फिर तुम भी एक मम्मा के ही टम्मी से आई हो, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ पेरेंट्स केयर नहीं ले सकते हैं बच्चों का, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उनको, कुछ मजबूरी होती है। इसकी वजह से वो अडॉप्शन सेंटर में बच्चे को रख देते हैं ताकि कोई दूसरे पेरेंट्स जिनको बच्चों की ज़रूरत है, वो आके उनको ले जाते हैं अपने घर। तो ऐसे फिर मैंने उसको ऐसे बताया कि फिर भगवान ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बेबी है एक अडॉप्शन सेंटर में, तुम वहाँ पे जाओ और उसको लेके आओ। तो फिर उसके बहुत सारे सवाल, अभी उसका एज
काफ़ी मतलब वो बहुत इमैच्योर और छोटी है, तो उतना उसको वो मे बी सेंसिटिविटी नहीं है, पर वो बहुत अभी कंफर्टेबल है अडॉप्शन ये वर्ड से। उसको पता है कि अडॉप्शन भी होता है और वो नॉर्मल है और वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और उसको पता है कि उसके 2 मम्मी है। उसने ये भी पूछा मेरी वो मम्मी कहाँ पे है? पर मैंने बोला उसको कि आई डोंट नो कि वो कहाँ है और बस अभी अभी हम फैमिली है सो हम 4 मिलके। तो वो उसने एक्सेप्ट किया है, तो अभी वो खुद ही बोलती है कि अडॉप्शन इज़ अ वेरी व्हाट यू से कॉमनली मतलब एक्सेप्टेड वर्ड ऐसे कुछ अजीब नहीं फील होता है उसको। तो ताकि वो आगे जाके किसी ने उसको टोका या कुछ भी बोला, आई वांट टू मेक हर मेंटली वेरी स्ट्रांग कि यस आई नो और ये मुझे ल्यूसी मैम ने ही सजेस्ट किया था कि तुम ऐसे करके बात करना कि इट शुड बी अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर देम वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि आगे जाके उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मे बी कुछ साल बाद जैसे-जैसे वो बड़ी होती रहेगा, बट अभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि उसके और सवाल थे कि मेरे जैसे और कौन है कोई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है, तो हमारी आपस में भी बात होती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक-दूसरे का एग्ज़ाम्पल देंगे तो ये भी है जिसने किया है, वो भी है उस तुम्हारी फ्रेंड है जो अडॉप्टेड है। तो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस और उसमें कुछ अजीब जैसा फीलिंग आने वाली कुछ गलत कुछ नहीं है। ऐसे मैं उसको कंटीन्यूअसली बोलती रहती हूँ। तो राइट, इसके लिए राइट। उसमें वो एक्सेप्टेंस है अभी। करेक्ट। आई मीन इट इज़ अमेजिंग कि मतलब सिर्फ 5 साल की है आपकी बेटी, अभी आपने जैसे बोला 6 साल की हो जाएगी एंड स्टिल शी इज़ एबल टू डिस्कस दीज़ थिंग्स एंड अंडरस्टैंड, मतलब ये का सुन के आई मीन इट्स क्वाइट अमेजिंग। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लूसी को। लूसी, जैसे परम जी ने बताया अभी कि सिस्टम में, कारा के सिस्टम में देयर आर क्लोज टू 27,000 पेरेंट्स वेट कर रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए, जबकि जो बच्चे अवेलेबल हैं सिर्फ 1,000 बच्चे हैं। तो आपको मतलब क्या लगता है कि आई एम श्योर जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं उनके पास भी यही सवाल होता होगा कि 3-4 साल लगेगा तो कि कैसे करें, क्या करें, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को और आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? ऑब्वियसली सत्यजीत कि सभी को वेट पीरियड को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है सभी पेरेंट्स में और सभी ये सुन के कि भाई हमको 3 साल लगने वाला है या 2 साल लगने वाला है, ये सुन के थोड़ा सा मन में उनके बहुत सारे अजीब ख्याल भी आते हैं। कोई ये भी पूछता है कि कोई दूसरा वे आउट नहीं है क्या, या कोई दूसरा है क्या जहाँ से हम बच्चा जल्दी घर लेकर आ सकते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा खर्च करने के लिए भी तैयार है। इस तरह से भी पेरेंट्स अपनी बात रखते हैं। तो इन सभी पेरेंट्स को जैसे इवन परम आनंद सर ने भी बताया हमें कि आप इस वेट पीरियड को अपनी प्रिपेयर्डनेस के लिए इसको यूज़ कीजिए। ये जो टाइम है इसमें आप पेरेंटहुड के लिए प्रिपरेशन के लिए भी टाइम है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। और इसमें भी जो 1000 पूरे बच्चे हैं जो अभी कारा में अवेलेबल है फॉर एडॉप्शन, उसमें भी सारे बच्चे 0 to 2 एज ग्रुप के नहीं हैं, जबकि पेरेंट्स जो वेट पर है वो बहुत ज़्यादा 0 to 2 एज ग्रुप कैटेगरी के लिए वेट पर है और केवल उन्हीं के लिए वेट पीरियड बहुत ज़्यादा है। बट एज आप जैसे जैसे आपका एज प्रेफरेंस बच्चे के लिए बढ़ाओगे, जब आप अपने आप को ओपन माइंडेडली ओल्डर बच्चों के लिए भी प्रेफरेंस रखेंगे तो ऑब्वियसली वेट पीरियड कम हो जाएगा। हमारे पास केसेस ये भी दिखने में आते हैं कि जो पेरेंट्स ने अपने प्रेफरेंस जो पहले 0 to 2 एज ग्रुप रखे थे, बाद में उन्होंने अपना प्रेफरेंस एडिट करके चेंज करा और फिर ओल्डर बच्चे के लिए प्रेफरेंस दिया, उनका वेट पीरियड ड्रास्टिकली कम हुआ है और इनफैक्ट कई पेरेंट्स के तो घर में बेबी आ भी चुके हैं। तो इस तरह से आप अगर जो बच्चे अवेलेबल है उनके लिए भी सोचे। कहीं ना कहीं आप वेट में हो और कहीं ना कहीं वो बच्चे भी वेट पर है
और जो हम तो अडल्ट है, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स हमें अपनी इमोशनल जो अप्स एंड डाउन है उसको कैटर करने की एक क्षमता पहले से डेवलप है। बट आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बच्चे अभी वेट पर वहाँ पे है, उसमें से कुछ बच्चे स्पेशल नीड है, कुछ सिबलिंग ग्रुप है, कुछ ट्विंस है। तो ये बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं और इनको भी मम्मी पापा चाहिए है। और आप के लिए एक आपने अपना घर का दरवाजा खोल रखा है कि कब हमारे घर बेबी आएगा। तो ये जो गैप है दोनों साइड में, इसको मैच होने की कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि हम वेट पीरियड करें, हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचेंगे तो शायद हमारे घर जल्दी बच्चा भी आ सकता है। और जैसे मैंने कहा कि वेट पीरियड हमारे प्रिपेयर्डनेस के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और एक एज एन अडल्ट, एज एन पेरेंट्स, हमको ये पूरा अपने आप को प्रिपेयर कराना है कि एक बार अगर हमने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसके गुड और बैड टाइम्स में हमको उसके साथ बने रहना है। तो ये प्रिपेयर्डनेस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पेरेंट्स ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हमको ये इनफर्टिलिटी है या फिर हमको ये बताना है कि नहीं हमारी कंप्लीट फैमिली है, या हमको किसी को ये बताना है कि हमारे घर में भी बच्चा है जो पहले नहीं था, अगर इस तरह की मेंटालिटी सोच के साथ, या फिर हमको चैरिटी करना है ऐसा अगर सोच के साथ अगर वो ये डिसीजन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एक पॉज जरूर लीजिए और फिर से अपने डिसीजन पे आप रिकंसिडर उसको जरूर कीजिए। जी जी जरूर। अ, मुझे ऐसा लगता है और एक बात कि जो कारा के पोर्टल में जो इमीडिएट प्लेसमेंट की जो कंसेप्ट है, जैसे अभी वीडियो में भी बताया, तो वो भी हम ट्राई करके पीरियड अपना कम कर सकते हैं। राइट राइट। हाँ। जी। ये परम जी, आप एक चीज़, ये जो अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि डिसरप्शन के केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसा देखने में आया है कि डिसरप्शन जो होता है यूजुअली कभी जो ओल्डर चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं उन केसेस में डिसरप्शन देखा गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि WCD गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है पेरेंट्स को, क्योंकि आई बिलीव मतलब ओल्डर बच्चे को अडॉप्ट करना इज अ टोटली डिफरेंट गेम। मतलब उसमें एक बच्चा जो कि कुछ साल बिता के आया है एक इंस्टीट्यूशन में, उसको घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, पेरेंट्स को एडजस्ट करना, उस बच्चे के पेरेंट्स के कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड। तो WCD कैसे उसको सपोर्ट करती है? सर ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं अभी, नहीं ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों का अगर बड़े बच्चे अडॉप्शन में आ रहे हैं, तो एक तो जब भी बच्चा लेके जाते हैं, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो पेरेंट्स का प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स जी का प्रॉपर काउंसलिंग होता है तो उसपे वो जो कोपिंग का जो सिचुएशन है, वो प्रॉपर कोपिंग नहीं होने की वजह से एडजस्ट नहीं हो रहे, ऐसे बोल के बच्चे छोड़ के आते हैं। दूसरा जो वापस आते हैं, इस एक तो जब भी अडॉप्शन हुआ है, बाद में कुछ ना कुछ एक एक्सीडेंट हुआ है या एक्सीडेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स हुए, ऐसे भी बच्चे वापस आ जाते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि जो बच्चों का जो सिचुएशन है, बैकग्राउंड है, उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ केसेस भी ऐसे आ गए थे जहाँ से बच्चों वापस मतलब बच्चे जब फैमिली में गए, तो जब बच्चे वहाँ पेरेंट्स तो दोनों अच्छे खासे थे, फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा था। लेकिन जहाँ पे जब बच्चा वहाँ पे है गया, जाने के बाद वहाँ पे जो उसकी केयर करने के लिए जो भी के रखा था उसके लिए केयरगिवर्स या वो किचन में खाना बनाने वाली, जब से ये बच्चा गया तब से बहुत सारे किचन वाले छोड़ के चले गए। तो इसके बारे में पूछा कि मतलब काउंसलिंग चल रही थी, तो पता चला कि बड़ा बच्चा है, वो बोलता है कि मेरी माँ अगर बचपन में छोड़ के चली गई है, तो ये क्या गारंटी कि ये माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। तो ये बच्चों का जो मानसिक स्तर है, उसको भी हमें समझना ज़रूरी है और उसका भी एक प्रॉपर काउंसलिंग होना ज़रूरी है, तब जाके ये एडजस्टमेंट होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर बड़े बच्चे हम ले रहे हैं, तो बच्चों का और एज़ वेल एज़ मदर का एक प्रॉपर काउंसलिंग और एक प्रॉपर कोपिंग का जो स्किल्स है,
दोनों में भी आना बहुत जरूरी है और ये होना जरूरी है। इसलिए WCD या DCPO के माध्यम से हम काउंसलिंग का करते हैं। जो भी बड़े बच्चों का एडॉप्शन होता है उस वहाँ पे इंटरवेंशन DCPO करता है। वहाँ के काउंसलिंग हुआ है या नहीं हुआ है उनका, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और उसका 2 साल का तक का फॉलोअप भी रेगुलर रहता है। तो ऐसे कुछ केसेस में भी देखने को मिलता है। इसमें ये एक और बात भी है कि जैसे सर ने भी बताया कि बच्चों को एडॉप्शन के लिए प्रिपरेशन वो एक दिन में या एक काउंसलिंग सेशन में शायद पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए हमको कुछ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ रखने होंगे। तो जो हमारे CCI सा लिंकेज थ्रू जो बच्चे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इनके लिए जो वर्कशॉप्स होने चाहिए, जो प्रोग्राम्स होने चाहिए, या जो साइकोलॉजिस्ट के साथ उनका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस चीज़ का कहीं ना कहीं गैप है। और अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा भी एक बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन से CCI में आया होता है, उसके अपने पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस, वो कंडीशंस उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस विद एन अडल्ट ऑल्सो। अगर हम शायद उस सिचुएशन से गुजरते तो शायद हम भी उसी तरह से बर्ताव करते या बिहेव करते जो कि आज बच्चे का एटीट्यूड है या बिहेवियर है। पर उसको एक इनफ टाइम भी पेरेंट्स को देना होगा। ये बात हमको पेरेंट्स की वर्कशॉप में भी रखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि कुछ बच्चे की अलग सी हरकतें हो या एटीट्यूड हो, पर वो टाइम बीइंग है, वो कोई एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला चीज नहीं है। और उसके लिए अगर आपका पूरा कंप्लीट सपोर्ट अगर बच्चे के साथ है तो वो बदला भी जा सकता है, उसमें चेंज लाया जा सकता है। बच्चा अभी एक अलग एटमॉस्फेयर में है और एक बहुत ही अलग एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली एज एन अडल्ट पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब बच्चे की तो है ही नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, बट एज आई सेड कि बच्चा स्टिल इज़ नॉट मैच्योर, अपनी इमोशंस को हैंडल करने में वो मैच्योर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रोल पेरेंट्स का यहाँ पर है कि जब वो अपना डिसीजन बना रहे हैं तो एक बात उनको बहुत अच्छी तरह से मन में गांठ मार देनी चाहिए कि जो भी हो आगे, जैसे भी सिचुएशंस आए, हमें एक दूसरे का साथ रखना है, उस बच्चे के साथ बने रहना है। अगर बच्चे के कुछ एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल इश्यूज है, या कुछ टेंट्रम्स है, तो ऑब्वियसली उसको डील करने के लिए हमको मैकेनिज्म डेवलप करना है, ना कि हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, इसमें तो ये प्रॉब्लम्स है, इसको लिस्ट आउट किया और वापस दे दिया। ये कोई उस पर सोल्यूशन नहीं है। तो आप जब डिसीजन ले रहे हो तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। और ये शायद आपके बायोलॉजिकल बच्चे के साथ भी हो सकता है। वी डोंट नो कि बच्चे के एक्सपीरियंस के बेस पर बच्चा किस तरह से बिहेव करेगा। ओके, सो नॉट ओनली विद द अडॉप्टेड चाइल्ड, बच्चे का बिहेवियर हर एक एज में चेंज होने वाला है, और उसके एटीट्यूड्स और टेंट्रम्स भी हर एक एज वाइज वो चेंज होंगे। बट बिकॉज वो बायोलॉजिकल है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारे पास उसको वापस देने का कोई जरिया नहीं है, हम उसके साथ बने रहते हैं, हम उसको उसमें सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश एडॉप्शन में भी होने की कहीं ना कहीं जरूरत है पेरेंट्स के लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। दो सवाल हैं हमारे ऑडियंस मेंबर्स से, वो मैं लेना चाहूँगा। तो शायद मुझे लगता है पहला सवाल परम जी आप इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बोल पाएंगे। सवाल ये है कि ये सुचित्रा भट्ट से सवाल है, एंड शी इज आस्किंग कि 2019 में व्हेन शी वाज 49, तो तब उन्होंने अप्लाई किया था होम स्टडी के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक होम स्टडी हो नहीं पाया है, और अभी तक होम स्टडी हुआ नहीं है। उनको सेंटर भी चेंज करने के लिए बोला गया, और अभी वो क्लोज टू 51 होने वाली हैं। तो जो उनका सवाल यह है कि जो ये एज होता है, बच्चे का एज ग्रुप होता है, इज इट डिपेंडिंग ऑन द एज एट द टाइम यू अप्लाइड और द करंट एज एट होम स्टडी? तो जो एज होता है वो होम स्टडी के टाइम का कंसिडर होगा या जब अप्लाई किया वो कंसिडर होगा? अप्लाइड का कंसीडर हो।
अप्लाइड का कंसिडर होगा। हाँ, ओके, क्योंकि ओके, उन्होंने रजिस्ट्रेशन तभी किया है और दूसरी बात कैसा है कि तभी अगर 19 से चल रहा है उनका, उनका जी, एचएसआर अगर नहीं हुआ है तो एक तो एजेंसी तुरंत चेंज करवा ले और जी, जो भी नज़दीक की एजेंसी है या वो उनके आस-पास की है, उनसे एजेंसी से अप्रोच करके भी करवा सकते हैं, तुरंत करवा लें। और जी, अगर कोरोना की वजह से कोई सी का बंदा नहीं आ पा रहा है, तो आप जी। भी एजेंसी से फ़ॉलो-अप लेके तो जल्दी से जल्दी हो सके कोशिश करें। ताकि फिर आपका वेटिंग कंटिन्यू जब तक ये एचएसआर नहीं होगा, वेटिंग ऐसे ही चलते रहेगा। राइट। तो आई होप वो आंसर हो गया है। हाँ, दूसरा सवाल ये है, मे बी लूसी और परमजीत, एनीवन कैन आंसर कि डू वी हैव टू मेक अ बॉन्ड ऑन द चाइल्ड्स नेम, कि उनको कारा एफएक्यूज में तो ये बोला गया कि कोई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उन्होंने किसी और पेरेंट से सुना है कि कोर्ट ने उन्हें बॉन्ड बनाने के लिए बोला, तो क्या वो ज़रूरी है? कौन-सा बॉन्ड नहीं नाम का बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड ऑन चाइल्ड्स नेम, तो आई बिलीव वो मॉनेटरी बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हाँ, हैं। नहीं बॉन्ड एंड चाइल्ड कैसा है कि फाइनेंशियल अगर बॉन्ड, जी। फाइनेंशियल बॉन्ड रहेगा ये शायद, जी, जी, क्योंकि बच्चे के सेफ्टी के रीज़न से कुछ एफडीज़ वगैरह करने के लिए कोर्ट बोल सकता है। क्योंकि सेविंग बच्चे के सिक्योरिटी के रीजंस के जैसे कि एलआईसी करना है या कोई जी, फिक्स डिपॉजिट रखना है ऐसा बोलता है। और अगर समझो जब से कि लीगली अडॉप्शन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है कोर्ट में जाता है, कोर्ट में भी आप बोल सकते हो कि मुझे ये बच्चे का ये नाम नहीं चाहिए, ये नाम चाहिए। तो उस हिसाब से ऑर्डर बनता है और उसके माध्यम से महापालिका से उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है। तो ऐसा कुछ ये नहीं कि वो नाम चेंज करने का कोई इश्यू नहीं है, वो खुद भी रख सकते जो चाहिए वो दे सकते हैं नाम। लेकिन ये फाइनेंशियल बॉन्ड रखना क्या ज़रूरी है? क्योंकि एज़ पर कारा एफएक्यूज़ प्रोबेबली वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या ये कोर्ट बोल सकता है उनको हाँ, करने के लिए? बोल वो सकता बोल है सकता क्योंकि बच्चे के सेफ्टी के रीज़न्स के लिए। है। ओके, ओके, हाँ, ओके, श्योर, क्योंकि श्योर। अभी मेरे पास ये एक केस टू केस वाइज वाला मामला है सत्यजीत, जहाँ पे अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर ये समझे कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो देखने के बाद अगर बच्ची की बेस्ट इंटरेस्ट में अगर कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप इस बच्चे के लिए कुछ प्रोविजन कीजिए, तभी ये एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर केस और उस पर्टिकुलर एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए। ये सबके लिए एज अ रूल अप्लाइड नहीं है। तो इसीलिए ओके, कारा में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन वो जो जो सबके लिए यूनिफॉर्मली अप्लाइड होंगे वो है। लेकिन कॉम्पिटेंट ऑनरेबल कोर्ट जो भी हमको प्रिस्क्राइब करेंगे या बोलेंगे उस हिसाब से जो केस वाइज डिसीजंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये बोला जाता है, कई सारी कोर्ट्स में भी बोला जाता है। राइट, राइट। ओके, तीसरा सवाल जो है, ये पूर्वी पूछ रहे हैं कि इफ़ वी आर ओपन टू अडॉप्ट एनी चाइल्ड, सो बेसिकली उनका सवाल ये है कि अ, ये जो वेटिंग पीरियड है उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आई थिंक शी इज़ आस्किंग वेदर वी गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करें, बॉय अडॉप्ट करें, ट्विन्स अडॉप्ट करें, वो सबके लिए ओपन है। बट आई थिंक हर मेन कंसर्न इज़ कि ये वेटिंग पीरियड कम होना चाहिए। तो लूसी, विल यू बी एबल टू सजेस्ट, मतलब किस तरीके से वेटिंग पीरियड कम हो सकता है? जैसे कि बात इवन परमानंद सर ने पॉइंट ऐड करा था कि हर फ्राइडे ऑफिस आवर्स में इमीडिएट प्लेसमेंट जो सेक्शन है कारा की वेबसाइट में, वहाँ पे कुछ बच्चों की प्रोफाइल्स हाईलाइट होती है। अगर उसमें से कोई भी बच्चे के साथ आप कनेक्ट फील करें, ये फोटो के साथ में हाईलाइट होती है और उसका फोटो देखकर अगर आप कनेक्ट फील कर पाते हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो और वो इमीडिएट मैचिंग हो जाता है। अभी इमीडिएट प्लेसमेंट में केवल स्पेशल नीड ही बच्चे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं एडॉप्शन में प्लेस होने के लिए। उसमें कुछ पेरेंट कुछ सिबलिंग्स भी हैं और कुछ ट्विंस ग्रुप भी है। तो ये कैटेगरी हर फ्राइडे आप चेक करते रहिए, इससे आपका वेट पीरियड कम हो सकता है। दूसरा, डेफिनेटली गर्ल बेबीज ज़्यादा अवेलेबल है कारा की वेबसाइट में भी कंपेयर टू बॉयज़, तो गर्ल प्रेफरेंस रखा है तो अच्छा है। और तीसरा, अगर ओल्डर चिल्ड्रन के लिए जाते हैं तो जैसे हमने पहले भी बात की कि वेट पीरियड कम हो सकता है अगर आप ओपन हो ओल्डर चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए, ओल्डर चाइल्ड के लिए अपना घर ओपन करते हो तो डेफिनेटली वेट पीरियड कम होगा।
और अगर आपने एनीवेयर फ्रॉम इंडिया ऑप्शन रखा है, इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग सम पर्टिकुलर स्टेट्स, अगर आपने एनीवेयर फ्रॉम इंडिया ऑप्शन रखा है तो ऑब्वियसली आपके लिए एक वाइडर पूल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, अगर आपकी प्रेफरेंस के साथ बच्चा अवेलेबल होता है तो वो आपकी एल्गोरिदम सिस्टम के हिसाब से वो मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टेट प्रेफरेंस लिए है तो ऑब्वियसली उस स्टेट्स में जो अवेलेबिलिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा आपका वेटिंग। राइट। ओके, तो एक हाँ जी, बोलिए एक सर। एक मुझे ऐसा भी इसमें ऐड करना था कि मुझे लगता है कि बहुत सारे रिलेटिव एडॉप्शन जो होता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कशन होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव एडॉप्शन डायरेक्टली कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि अभी जो कारा का रेगुलेशन निकला है, वहाँ से भी उसका एडॉप्शन प्रोसेस रिलेटिव एडॉप्शन का भी जाता है। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स रिलेटिव एडॉप्शन का कारा पे रजिस्टर्ड करता है कि मुझे रिलेटिव एडॉप्शन में जाना है, तो डीसीपीओ के पास उसका ऑर्डर आता है, तो डीसीपीओ उसका होम स्टडी करता है और उसका जो भी टी डायग्राम वगैरह बनाकर सीडब्ल्यूसी के एनओसी के लिए देता है, सारा के एनओसी के लिए देता है। जब सीडब्ल्यूसी एनओसी देती है तो उसका एडॉप्शन प्रोसेस रिलेटिव एडॉप्शन में भी होता है। तो ये भी एक ऑप्शन है। पहले डायरेक्टली बोलते थे कि मैं मेरे भाई से गोद ले रहा हूँ, तो ऐसा शॉर्टकट ज़रूरी नहीं है। तो ये भी रिलेटिव एडॉप्शन का एक लीगली प्रोसेस में हो सकता है। राइट, ओके, ओके। श्योर। सो गंधा, आपसे मतलब अभी बहुत सारे प्रोसेस के बारे में बात हो गई, मतलब कि टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात हुई। तो आपको एंड आई एम श्योर यू वुड आल्सो बी अवेयर कि अभी का प्रोसेस कैसा है, क्या है, किस तरीके से होता है। आपको क्या लगता है, सिंस यू अडॉप्टेड बिफोर दिस प्रोसेस वाज पुट इन प्लेस, तो क्या वो या बेटर था या अभी सिस्टम बेटर है? और मतलब आप अगर लोगों को सजेस्ट करती हैं, बात करती हैं, डिस्कस करती हैं, तो आप कैसे इसको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करती Uh, I think this is a better process because हैं? in this ये centralized है. You have all the data in, मतलब आपको पता चलता है आपका क्यू क्या है and everything. मतलब it is what you say, there is transparency in the process. तो हमारे टाइम ऐसा था कि वी हैड टू अप्रोच डिफरेंट सेंटर्स. एक तो रजिस्ट्रेशन एक के साथ किया तो यू कांट रजिस्टर समवेयर एल्स, आई थिंक सो. तो ऐसे था तभी, बट वी हैड टू गो अराउंड लॉट ऑफ प्लेसेस, वी हैड टू ट्रैवल. सो योर वॉइस इज बिकमिंग फेंट। माइक थोड़ा सा मुंह के पास लीजिए। हाँ, हाँ, तो main thing what I prefer liked in this process is there is transparency and there is सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, इसीलिए लाइक होम स्टडी एवरीथिंग, जो जो इसका प्रोसीजर है एवरीथिंग गोज इन द फ्लो. सो इन आवर केस वी हैड टू फॉलो अप फॉर एवरीथिंग. सो जैसे होम स्टडी हमारा जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ. लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी हैड टू फॉलो ऑन आवर ओन, वी हैड टू ट्रेवल सेवरल टाइम्स टू नांदेड़. तो थोड़ा सा राइट, uh, like we had to find out different processes, talk to Lucy every time. तो क्लियर नहीं था बहुत सारी चीजें. तो तो ऐसे अभी तो सब क्लैरिटी है प्रोसेस में. सो दैट्स व्हाई आई फील कि ये प्रोसेस बेटर है. सो in earlier process, yes, ki we could go to some rural areas and look at the child, but not that all the adoptive centers would allow that. So ये राइट, बस हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे ही हमें वो ऑप्शन मिला था. बट इट इज नॉट करेक्ट कि हम लोग कहाँ जाए और बच्चे चुने, ये सही तरीका नहीं है बच्चे लाने का. तो अभी का जो प्रोसेस है वही सही है. एक एक बार मैंने सोलापुर में मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. सोलापुर में मैंने फ़ोन किया था क्योंकि मुझे जब हमारा ये अडॉप्शन प्रोसेस चल रहा था, तो वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे सीधा बोला, आई आस्क्ड हर कि मैं बेबी देख पाऊँगी क्या? एंड कैन आई सिलेक्ट? सो इट वाज़ वेरी रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू आस्क. तो शी टोल्ड मी तुम
सब्जी मंडी खरीदने नहीं आ रही हो, सो डोंट इवन थिंक एंड आस्क। सो जब मैं तुम्हें देखूंगी, मैं बताऊंगी कि विच चाइल्ड इज सुटेबल इन योर फैमिली एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गिव यू द बेबी। सो very bluntly she told me that and I realized कि she was very right। मतलब ऐसे हम पूछ नहीं सकते कि जब हमारा खुद का बेबी आता है हम सोचते नहीं है ना कि उसका कलर कैसा होगा, उसका ये कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। तो ऐसे ही थोड़ा वी शुड नॉट बी थिंकिंग कि हम जब हम लाने जाते हैं तो ये हम हमारे मैच होगा कि नहीं। तो दो आई वेंट फॉर अ 1 month ओल्ड बेबी, आई एज आई टोल्ड कि ये मेरी बड़ी बेटी की वजह से, नहीं तो आई वाज ओपन टू 3 year old चाइल्ड ऑल्सो। पर ये सब मैंने नहीं सोचा था कि वो हमारे फैमिली में मैच होगी कि नहीं, उसका कलर मैच होगा कि नहीं। तो क्योंकि 1 month होगा तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता। पर अभी हम चारों को देखते हैं तो किसी को लगता नहीं है कि वो अडॉप्टेड है। वी फोर आर लाइक अ फैमिली। तो वो एक्सेप्ट हो जाता है और बच्चे, लूसी मैम हमेशा मुझे बताती थी कि ऑटोमेटिकली बच्चे दिखने लगते हैं पेरेंट्स जैसे। वंस वंस एक बार हम स्टार्ट करते हैं एक साथ रहना, तो ऑटोमेटिकली वो दे स्टार्ट लुकिंग लाइक यू। सो एंड इट्स वेरी ट्रू आल्सो। सो यही मुझे मैं अब का ऐड करने वाली थी। या या so कैरी ऑन, that आई एम that's the point that I always tell all the parents कि so I used to tell everyone कि जो भी होंगे और जो भी टीचर्स के बारे में बाल सीधे है नहीं है, आंखों का कलर कैसा है कि नहीं, होगी कि नहीं, हम तो कश्मीरी फेयर है तो हमको अगर साउथ इंडियन बच्चा मैच हो गया तो कैसे होगा आगे। ये सारे सवाल जब पेरेंट्स के आते हैं तो मैं उनको यही हमेशा बोलती हूँ कि आप जितने भी एडॉप्शन किए हुए फैमिलीज के अगर फैमिली फोटो देखोगे तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा बायोलॉजिकल बच्चा है, कौन सा अडॉप्टेड बच्चा है। अगर उनके दोनों बच्चे एक बायोलॉजिकल और एक अडॉप्टेड है या एक ही अडॉप्टेड बच्चा है, तो भी अगर आप फोटो देखोगे मतलब इसका कुछ बेस नहीं है या इसका कुछ इसके पीछे कोई रैशनल नहीं है। बट अभी तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव सीन दैट once the child is accepted by the parents, the child start looking like parents। so इसका एब्सोल्यूट कोई बेस नहीं है, बट ये ट्रू है। अगर आप देखोगे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में भी अगर कोई फैमिली है, बेबी अपने पेरेंट्स की तरह ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। तो हो सकता है कि शायद वो प्यार है, वो केयर है जो पेरेंट्स दे रहे हैं, या हो सकता है कि वो गॉड्स का कुछ प्लान है जो बेबी उस फैमिली में प्लेस हो गया, वो अपने आप ही वो फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है और वो फैमिली की तरह दिखने भी लगता है। मैंने ड्रास्टिक जो मुझे बोलना नहीं चाहिए पर स्किन कलर ड्रास्टिकली डिफरेंट होने वाले फैमिलीज भी देखे हैं, जहाँ पे बेबी का 1-2 शेड लाइटर भी हो जाता है फेयर फैमिली में प्लेस होने के बाद, और इनफैक्ट बेबी का फीचर्स भी सेम दिखने लग जाते हैं ऑब्वियसली। तो ये इसका कोई बेस नहीं है। और बायोलॉजिकल नहीं, और बायोलॉजिकल मतलब सिबलिंग्स भी हैं, यू नेवर नो, दे आल्सो नेवर लुक अलाइक, तो वो भी अलग अलग दिखते हैं। सो और यहाँ मैं दिस एक इज फाइन। एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी सत्यजीत के। एक एक फैमिली थे और उन्होंने बच्ची अडॉप्ट की थी, थोड़ा डार्क कलर की बच्ची थी और दोनों भी कपल काफी फेयर थे। और जब भी उन्होंने उनका वेलकमिंग पार्टी रखा, ये बच्ची थोड़ी बड़ी भी थी, शी वाज लाइक ऑलमोस्ट 3-4 years ओल्ड, एंड उन्होंने वेलकमिंग पार्टी रखा, सारे रिलेटिव्स को घर पे बुलाया। और जब रिलेटिव्स में वो बात चलने लगी और किसी ने बोला कि अरे ये तो आपकी तरह दिखती नहीं है, एंड बच्ची भी सामने ही थी, उसको बहुत उसके चेहरे का रंग उड़ गया, अलग सा लगा उसको थोड़ा सा। उस डैड जो थे अडॉप्टिव डैड, उन्होंने वो समझ लिया और उन्होंने वो जो रिलेटिव थे जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको जवाब दिया कि वो हम दोनों की तरह नहीं दिखती है, बट वो मेरी मम्मी की तरह दिखती है, क्योंकि मेरी मम्मी भी इसकी तरह के फीचर्स की और इसकी तरह के कलर की थी। सो दैट इज व्हाई गॉड हैव मेड अ प्लान दैट शी शुड बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ पेरेंट कितने प्रिपेयर्ड हो दुनिया को जवाब देने के लिए और अपने बच्चे के लिए एक प्रोटेक्शन
का जो वो बोलते हैं ना, एक प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर्ड हो तो दुनिया भले कितना भी उस पर कुछ ताने कसे या उसको टैबू की तरह ले, आपकी फैमिली बॉन्डिंग अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है आगे, और उसी फैमिली में बच्चे अभी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ डेवलप होगा जो कि दुनिया से फाइट करना सीख जाएगा। ये एडॉप्शन ही नहीं, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे को सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं अपना स्टैंड रखना ही पड़ता है। तो एक हिम्मत, एक वो जज्बा, एक इमोशन वो पेरेंट्स में होगा तो वो बच्चे में आएगा। सो ये उसी तरह प्रोसेस आगे बढ़ेगा। राइट राइट। ओके, सो हमारे पास आखिरी 10 मिनट हैं। तो एक सवाल जो ये आया है कि एट विच टाइम, ये जो आपने इमीडिएट प्लेसमेंट के बारे में बात किया था, वो फ्राइडे को किस वक्त कारा के वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है? सुबह 10 बजे खुलेगा सर, ये एवरी फ्राइडे 10 सुबह सुबह 10 10 बजे बजे। को। ऑफिशियल आवर्स में ये एक्टिव होता है सुबह 10 बजे जैसे सर बता रहे हैं, और 5:30 बजे तक ये अवेलेबल होता है एवरी फ्राइडे। ओके, जस्ट टू क्लोज, मैं लूसी आपसे और परम जी से पूछना चाहूँगा अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नाउ ये अगेन एक कैटेगरी है जो कि शायद बहुत कम प्रेफर किया जाता है फॉर अडॉप्शन। तो आप इस पे थोड़ा सा बात कर पाएंगे कि वो स्पेशल नीड्स किस तरीके के होते हैं एंड क्या सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से? परम जी, अगर आप इसके बारे में बता पाएं। लूसी, आप स्टार्ट करिए लूसी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। या सो स्पेशल नीड एक कैटेगरी है जहाँ पे बच्चों को शायद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। शायद कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ मेडिकल एड की ज़रूरत हो, या फिर उनको कोई वन टाइम सर्जरी, वन टाइम मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत हो। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं, स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी कि जिनको मेडिकल परव्यू में इतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करना उनके लिए चैलेंजिंग नहीं है। अगर ये पेरेंट्स स्पेशल नीड बच्चों को भी अगर कंसीडर करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि कुछ बच्चे जिनको पोलियो अफेक्टेड होने का, बट बाकी तो उनका लाइफस्टाइल और बाकी जो नीड्स एंड केयर एंड लव की जो ज़रूरतें हैं वो तो कॉमन है। सो कुछ बच्चे हैं की सर्जरी से गुजरना है, कुछ है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, और उसके लिए डेफिनेटली एक एज अ पेरेंट आपको एक अलग टाइप का मेंटालिटी और डेडिकेशन देना होगा। और अगर आप उसके लिए सही से प्रिपेयर है तो ही आप इस कैटेगरी के लिए जाइए, इन बच्चों के लिए आप सोचिए, क्योंकि उसके लिए एज अ पेरेंट आपको काफ़ी डेडिकेटेडली प्रिपेयर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो मेडिकल नीड्स वाली जो स्पेशल नीड्स है उनके बारे में हमने अगर एज गुड एज नॉर्मल सोचा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए भी फैमिली बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरी है, और वो भी वेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, किसी को मम्मा या पापा पुकारने के लिए। तो डेफिनेटली जो जिनके मेडिकल टर्म्स के इश्यूज है उनको तो हम खुले मन से अपनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट राइट। परम जी, क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बच्चों के अडॉप्शन के लिए को एनकरेज करने के लिए क्या कोई आई मीन सपोर्ट मिलता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए? सर ऐसे तो हम अवेयरनेस कैंपेन वगैरह भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और जी। उसके साथ अभी इंटर कंट्री अडॉप्शन में भी ज़्यादा जाते हैं। जो स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर इंटर जी। कंट्री में अडॉप्शन होता है। और इसमें कैसा है कि जो स्पेशल नीड में भी अलग-अलग कैटेगरी जैसे आती है, जैसे कि फिजिकली स्पेशल नीड है, कोई मेंटली स्पेशल नीड है। फिजिकली अगर स्पेशल नीड है तो वो बच्चे इंडिया में भी प्लेस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो सिर्फ राइट। मेंटली जो स्पेशल नीड है उनके लिए इंटर कंट्री अडॉप्शन ज्यादातर होता है। इसमें कारा का बहुत बड़ा रोल है। कारा बहुत अच्छी तरह वहाँ पे जो नेटवर्किंग करके इंटर कंट्री अडॉप्शन का प्रोसेस करती है। और बट इन इंडिया में कंट्री इनका नहीं हो पाता क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स और हाँ, जब हमारे यहाँ पे अडॉप्शन ये एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए बहुत सारे लोग मेडिकली पहले खूब ट्रीटमेंट करने के बाद अडॉप्शन में आते हैं।
जो भी पेरेंट्स है विलिंगली डायरेक्टली अडॉप्शन के लिए नहीं आते। हेलो। राइट राइट जी बोलिए। हाँ, अभी बहुत सारे मैं पेरेंट्स को पूछता हूँ तो बोलते कि मेरा अभी मैंने ये किया आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है उनको। उनका नेटवर्क इशू बोलना चाह रहे हैं कि बहुत से पेरेंट्स जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अपना एडॉप्शन के लिए डिसीजन बना पाते हैं और इस बैकग्राउंड के साथ फिर वो उतना ज़्यादा मेंटली चैलेंज या स्पेशल नीड बच्चे की जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उन बच्चों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी उनको दिक्कतें होती है। राइट राइट। हाँ करना चाहिए। म्यूट म्यूट पे है आप सर। हाँ, सॉरी मेरा इंटरनेट का नेटवर्क का इशू हो गए थे इसलिए। तो अभी यहाँ पे इंडिया का अगर बात करें तो बहुत सारे अभी मैंने देखा है पेरेंट्स को पूरा मेडिकली पहला ट्रीटमेंट करते हैं, उनको लगता है कि अभी मुझे नहीं होगा बच्चा, तब वो अडॉप्शन में आते हैं। विलिंगली इंडिया में अडॉप्शन लेने का रेशो कम है, क्योंकि अगर जैसे कि अभी अपना मैडम है, उन्होंने विलिंगली अडॉप्शन किया क्योंकि एक बायोलॉजिकल था और एक उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अडॉप्ट ही करना है। ऐसे बहुत कम फैमिली है जो डायरेक्टली अडॉप्शन के लिए आते हैं अभी इंडिया में तो। राइट राइट राइट। ओके, तो बहुत सारे सोशल नॉर्म्स को बदलने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन लूसी, आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल नॉर्म्स बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ताकि एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जिससे कि लोग विलिंगली अडॉप्ट करें ज़्यादा, और ये जो टैबू है जो अराउंड द टर्म अडॉप्शन, अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन, उसको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? डेफिनेटली सत्यजीत, यहाँ पे बहुत काम होने का ज़रूरत है और ज़रूरी नहीं कि इस कॉज के लिए केवल वो ही कपल जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो ही एक्टिवली रोल प्ले करेंगे। हर एक इंसान जो एज अ कम्युनिटी मेंबर अपना रोल प्ले कर सकता है इस कॉज के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे जो बड़े हैं घर में, जो बुजुर्ग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एडॉप्शन को लेके उनकी जो धारणाएं हैं मन में, उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी इलीगल एडॉप्शंस हो रहे हैं, क्योंकि जो नए जोड़े हैं जो एडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, उनकी धारणाओं को बदल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण वो इलीगल न्यूबॉर्न बेबीज को लेकर आ रहे हैं जो कि इलीगल प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप इस खूबसूरत एहसास को अगर आपकी फैमिली में जगह दे तो शायद हम कहीं ना कहीं इलीगल एडॉप्शन पर भी अंकुश लगा सकते हैं और जो एक डर के साथ डिसीजन लिया जा रहा है एडॉप्शन का, तो वो भी शायद हम दूर कर पाएंगे अगर आप खुले मन से अगर आपकी जो फैमिली फोटो फ्रेम है उसमें किसी के लिए जगह रखें, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती है। उसी तरह से जो टीवी या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाए, लीगल प्रोसेस का अगर वो अवेयरनेस फैलाए, तो शायद हमको इलीगल एडॉप्शंस जो हो रहे हैं और जो एडॉप्शन को लेकर जो टैबूज है उसको कम करने में हेल्प होगा। यही नहीं, लेकिन जो दिक्कतें एडॉप्टीज को आती है, जो एडॉप्ट हुए जो यंग यूथ है या एडॉप्टिव फैमिलीज है, उनको सोसाइटी में मर्ज होते समय जो इश्यूज आते हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं इन अवेयरनेस के थ्रू कर्टेल कर सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल से रिलेटेड हो, अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, तो हो सकता है कि एडॉप्शन के केस में बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप उसकी एडमिशन उसके कारण रोकिए नहीं, उस बच्चे का एकेडमिक ईयर उसके कारण बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये रोल अगर आप प्ले करते हो तो भी आप कहीं ना कहीं इस कॉज को कंट्रीब्यूट करते हो।
जैसे अगर आप कोई डॉक्टर हो या कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, कोई आपका नर्सिंग होम या हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर अनवेड मदर के द्वारा या फिर विवाहित जोड़े के द्वारा अगर कोई बच्चे को, ऐसे बच्चे को जन्म दिया जा रहा है जो जो आपको अंदेशा हो गया है कि शायद वो बच्चा उनको नहीं चाहिए है और वो कहीं और इनसिक्योर प्लेस में जा सकता है या उस बच्चे के साथ कुछ बुरा होने जैसा अगर अंदेशा आपको हो रहा है, तो उसको आप सिस्टम में लाने का काम कर सकते हो। उसको जो जिले के डीसीपीओ है, जैसे पुणे के लिए परमानंद सर है, हर एक जिले के लिए डीसीपीओ यूनिट है, हर एक जिले के लिए बाल कल्याण समिति है, उनके लिए उनके साथ में अगर आप उस बच्चे को जोड़ दोगे या फिर अगर कुछ नहीं तो कम से कम चाइल्ड लाइन को ही बता दोगे, तो शायद उस बच्चे का भवितव्य सुरक्षित करने में और एडॉप्शन का नंबर बढ़ाने में, उसके लिए जो प्रोसेस है उसमें लाने के लिए बहुत काम आ सकता है। जो लॉयर्स है, जो काउंसिलर्स है, वो भी अपना अपना रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। एक सही एडॉप्शन, पॉजिटिव एडॉप्शन लैंग्वेज को डेवलप करने में सोसाइटी में, इसके कारण हम शायद वो डिस्क्रिमिनेशन करना ही फिर भूल जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल और सिजेरियन में कोई डिफरेंस नहीं करते, दोनों भी एक जरिया है बच्चे को घर लाने का, उसी तरह से एक तीसरा जरिया अडॉप्शन है जिससे भी फैमिली ग्रो हो सकती है और फैमिली बन सकती है। तो ये अवेयरनेस, ये एक्सेप्टेंस हम अपने पार्ट पे अगर हम सभी करें तो शायद ये कॉज के टुवर्ड्स हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो काफी सही तरीके से रहेगा। क्योंकि हर कोई इस पोजीशन में तो है नहीं कि बच्चे जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है उनको घर लाया जाए, लेकिन एक सिनारियो में जरूर यहाँ पे चाहूंगी कि अभी भी 1000 बच्चे केयरिंग्स पोर्टल पे अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए, और अगर हमारे पास 27,000 पेरेंट्स है तो ये 1000 तो जीरो होना चाहिए था, जो कि अभी भी नहीं हो रहा है। तो काम तो अभी बहुत जरूरी है, इस 1000 बच्चे के लिए भी जरूरी है। मुझे लगता है रूसी मैम ने जैसे बहुत सारा चीजें बताए, उसके साथ ना जो भी अवेयरनेस, जो सोसाइटी में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अडॉप्शन के लिए पॉजिटिव नहीं बनेंगे पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में, तब तक ये अडॉप्शन का प्रोसेस ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हमें लगता है कि पूरी तरह हम अगर पूरी ताकत से काम करेंगे तो जो भी बच्चे हैं जिनको अभी मदर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उनको हम पेरेंट्स दिलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लीगली और सेफ अडॉप्शन ही सबसे बेहतर उपाय है बच्चों के भविष्य के लिए। हमें बच्चा किस लिए चाहिए, तो हमारे एक तो हमको लगता है कि हम माँ बाप बनना चाहिए, दूसरा कि हम किसी बच्चे के पेरेंट्स बनने की भावना हमारे मन में आती है, और तीसरा है कि बच्चों का भविष्य हमारे हाथों से घड़े। अगर इसमें से अगर इलीगली हम अडॉप्शन करते हैं और आगे जाके बच्चों के भविष्य में कई बाधाएं आती है, जैसे कि उसका नाम देना है, उसको कहीं एडमिशन करना है या स्कूल में दाखिला करना है या कहीं उसको उसका रिहैबिलिटेशन करना है। अगर उसको हर जगह अगर नाम देने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर नाम देने से लेके उसका रिहैबिलिटेशन तक, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है इलीगल अडॉप्शन की वजह से। मुझे लगता है कि प्रॉपर और सेफ लीगल अडॉप्शन के जरिए ही पूरे बच्चों का रिहैबिलिटेशन होना जरूरी है। इसलिए पूरे समाज को एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है वो तो कर रहे हैं काम, लेकिन उसके साथ समाज की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक समाज की भागीदारी नहीं बदल आती तब तक सोशल चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल। ओके, सो फाइनल वर्ड्स फ्रॉम गंधा। आप क्लोज करने के लिए अगर आप कुछ, आपके आखिरी शब्द जो हैं, हमने शुरुआत भी आपसे करी थी और एंड भी आपसे करना चाहते हैं, तो इफ यू कैन गिव अ फ्यू वर्ड्स। Yeah. So, what I would like to say is, जो भी यहाँ पे पेरेंट्स अवेलेबल है, मैं अभी खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि अडॉप्शन उतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अभी ये वाइडली एक्सेप्टेड है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे अडॉप्शन के बाद उन्होंने भी हिम्मत करके ये अडॉप्शन किया है। इसमें दोनों पेरेंट्स और अगर कोई सिबलिंग है तो वो मेन, ये तीनों का मेन मम्मी पापा का दे शुड बी फर्म कि हाँ हमें चाहिए। तो इसमें से दोनों के एक के भी मन में कुछ डाउट है
फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। पर दोनों भी कन्विंस्ड होने चाहिए कि हम अडॉप्शन करेंगे। और एक बार बेबी घर में आने के बाद तो जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हो या जो भी रिलेटिव्स हो, तो जिन्होंने भी आपको पहले नेगेटिव फीडबैक दिया था इसके बारे में, तो सब पॉजिटिव हो जाता है। तो बेबी को देख के, बच्चे को देख के सब पॉजिटिव हो जाता है और अच्छा हो जाता है। मतलब इसमें एक्सेप्टेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली। सो आप ये मत सोचिए कि बाकी लोग क्या कहेंगे, नेबर्स में। हमारे केस में तो हमारे नेबर्स ने भी थोड़ा-सा हमें फीडबैक दिया था, हमारे रिलेटिव्स की तरफ से आया था। पर हम दोनों और मेरी बेटी, हम तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे कि नहीं, हम लेके आएँगे। तो आने के बाद फिर सबने एक्सेप्ट किया है, सबने। तो वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर डिसीजन। तो प्लीज़ आप अगर ऐसा डिसीजन लिया है तो प्लीज़ गो अहेड विथ दैट। I would say it is easier than going through pregnancy and everything. So मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बिना कुछ मतलब प्रेगनेंसी के में वो नौशिया, वॉमिटिंग, वो सब सफरिंग्स के बगैर मुझे इतना अच्छा बेबी मिला। सो आई एम अ वेरी हैप्पी प्राउड मदर ऑफ 2 किड्स। So thank you everyone for hearing me out, and all the best. Yeah, thank you, Ganda. That was, I mean, very positive note to end on. Thank you, Paramji. Thank you, Lucy, and thank you all the members of the audience. I hope कि आपको इधर से इंस्पिरेशन तो मिला ही होगा, साथ ही साथ आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। आपके सारे सवाल हमने यहाँ पे, सो वी वर नॉट एबल टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। आप अपने सवाल हमें info@csa.org.in, मैंने चैट बॉक्स पे वो मेल डाला है, तो आप उधर पे हमें अपने क्वेश्चंस मेल कर सकते हैं, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल एंड इट नाउ। गुड बाय। Bye. Thank you.